सो हेलो पीपल, हेलो। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। सो लेट अस स्टार्ट पार्ट 3। ये है CDS 1 2019 का पेपर एनालिसिस एंड साथ ही साथ उसकी आंसर की हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो कि एक यूरोपियन रूलर ने कही थी इंडिया के बारे में। उन्होंने ये कहा था, bear in mind that commerce of India is the commerce of the world. He can exclusively demand it is the dictator of Europe. गाइज यहाँ पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और ये कहा है कि ग्लोबल स्टेज पे पूरी इकोनॉमी जो है इंडिया की वजह से चल रही है और इंडिया जो है वो जो चाहे वो कर सकता है। ये चीज़ उन्होंने कही है। ओके, तो ये डिक्टेटर है यूरोप का। काफ़ी बड़ी बात इन्होंने कही। ये चीज़ जिन्होंने कही है उनका नाम है पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया। ओके, तो रशिया के ये राजा हैं जिनका नाम है पीटर द ग्रेट। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया का कॉमर्स दुनिया का कॉमर्स है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक यूरोपियन ट्रैवलर हैं जिन्होंने ये कहा है कि अ हिंदू वुमन कैन गो एनीवेयर अलोन even in the most crowded places and she need never fear the impertinent looks and the jokes of ideal loungers. यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जब इंडिया ये आए होंगे तो इन्होंने देखा और ये कहा कि एक हिंदू औरत कहीं भी जा सकती है और उसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे और जो भी मतलब दुनिया कमेंट वगैरह करे। तो ये चीज़ उन्होंने कही है। गाइज ये जो स्टेटमेंट है ये कही थी एब J.A. डेबियस ने। ओके, इसका करेक्ट आंसर है एब J.A. डेबियस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज यहाँ पे मैंने जो एनालिसिस किया है ना वो बहुत अच्छा काम आएगा। मैंने उसमें यही चीज़ लिखी थी कि यूरोपियन ट्रैवलर इन द मिडीवियल टाइम, यूरोपियन ट्रैवलर इन द एंशिएंट टाइम। तो पिछली जो मेरी वीडियो है ना इस प्लेलिस्ट में वो ज़रूर देखना। उसमें मैंने आपको पूरा पैटर्न ही समझा रखा है कि CDS वाले आपसे पूछते क्या हैं। ओके, तो उनमें मैंने यही चीज़ लिखी थी और मुझे खुद अब वो याद आ रही है एंड आई एम लाइक कि ये जो पेपर है ना वो सेम ही है, बिल्कुल वही पैटर्न है। बस इन्होंने क्या किया है, नाम बदल दिए हैं और यूरोपियन ट्रैवलर्स जो हैं उनके नाम बदल दिए हैं। मतलब जैसे मैथ्स के क्वेश्चन में नहीं होता आपकी वैल्यू बदल गई है लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही लगने वाला है, उस तरीके से ये मुझे लगने लगा है अब। और धीरे धीरे जब हम और एनालिसिस करेंगे ना, जब हम पिछले पेपर्स को भी उसके आंसर की भी देखेंगे मेरे चैनल पे, तब आप समझना कि ये जो पूरा CDS है और चाहे कोई भी वो पेपर हो, दुनिया का बड़े से बड़ा पेपर हो, उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न तो है और हर एक प्रॉब्लम है, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो या चैलेंज हो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो आप निकाल पाओगे और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको निकालना ही है अगर आपको जीतना है, अगर आपको विक्टोरियस होना है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे एक बुक की बात करी गई है जिस बुक का नाम है प्लेग्स एंड पीपल, प्लेग्स एंड पीपल्स। ओके, तो पीपल्स तो वैसे बोलते नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है। चलो, वैसे ये हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे राइटर होंगे तो हम इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते। बुक का नाम है। इस बुक के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ओके, ऑप्शन है W.L. थॉम्स, रेचल कार्लसन एंड डेविड कैनेडीन, विलियम H. मैकनिल। विलियम H. मैकनिल जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में ये कहा गया है कि एक स्टेटमेंट दी है, उसको पूछा है कि ये किसने कहा था और किसने ये जो थ्योरी है ये बताई थी। यहाँ पे किसी इंडियन थ्योरिस्ट की ये बात कर रहे हैं जिन्होंने ये कहा था कि द आइडिया ऑफ होमोजेनाइज्ड हिंदुइज्म was constructed through the cultural arrogance of post-enlightenment Europe. Okay, guys ये चीज़ जो है ये किसी हिंदू थ्योरिस्ट इंडियन सोशल थ्योरिस्ट ने कही थी। ओके, ये चीज़ कही थी आशीष नंदी ने। आशीष नंदी ने एक बुक है जिसका नाम है प्लासी टू पार्टीशन। ये सिविल सर्विसेज के लिए जब लोग तैयारी करते हैं तो उसमें ये काफ़ी रिकमेंडेड बुक है हिस्ट्री के लिए। ओके, उसमें एक स्टेटमेंट आई थी तो वहाँ से ये चीज़ उठाई गई है। तो गाइज यहाँ से हमें ये समझ आता है कि कोई इंपॉर्टेंट स्कॉलर, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे वो आज के टाइम पे हो, चाहे वो अमर्त्य सेन हो आज के टाइम के, चाहे वो पुराने कोई हो,
मिडीवल टाइम के या फिर इवन मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम के, ओके, जब जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, इन सारे जो लोग हैं इनके टाइम के, या चाहे वो गांधी हों, बोस हों, तो ये सारे जो लोग हैं और इनके आसपास और भी कुछ लोग होंगे जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं, उन लोगों को आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, छांट छांट के आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो लगती है, ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एग्जाम। सो वो उन स्कॉलर्स को आप निकाल के लाओ और उनके बारे में पढ़ो, उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स लिखी हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है इंडिया के बारे में, वही चीज़ आपको ढूंढनी है और कैसे ना कैसे वो ही आपको एग्जाम में काम आएगी। सो गाइज इसका आंसर है आशीष नंदी, जिन्होंने ये चीज़ कही थी। उसके बाद है सब प्राइम क्राइसिस, जो है ये एक वर्ड है और ये किस इवेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सो गाइज ये यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक रिसेशन के लिए। सब प्राइम क्राइसिस जो है इसको जोड़ के देखा जाता है यूएस में जो क्राइसिस आया था उससे। उसके बाद है 33 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। सो गाइज ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनके सारे ऑप्शंस आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपका दिमाग जो है उसमें ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये भरते रहें, क्योंकि ये इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है। कोई भी चीज़ जो इंडिया के बारे में होती है, सो इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो इंडिया के बारे में नहीं है, ओके, वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इधर उधर से कहीं से डाल दिए, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना स्टैटिक पोर्शन के, उनको आप 2-2 बार पढ़ लो, कोई नुकसान नहीं होने वाला है और बहुत काम आने वाले हैं, आगे भी आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये आपको पता है कि ये आज भी आ रहे हैं, कल भी आएंगे और दूसरे एग्जाम्स में भी आएंगे, ओके, तो इनको आप छोड़ना नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, सारे ऑप्शंस पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द चेंजेस ब्रॉट बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। सबसे पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was amended to provide an interim constitution. India ceased to be a dependency. Crown was the source of authority till new constitution was framed. Governor General was the constitutional head of the Indian Dominion. So guys, ये जो इसका आंसर है, सबसे पहले तो ये चीज़ तो हमें पता है कि इंडिया जो है वो डिपेंडेंसी नहीं रह गया था, इट सीज्ड मतलब स्टॉप्ड, तो इंडिया स्टॉप्ड बीइंग अ डिपेंडेंसी ऑन एनी अदर फॉरेन रूल। उसके बाद कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसने प्रोवाइड किया, उसको अमेंड किया गया और हमें एक इंटरिम गवर्नमेंट मिली। कब तक? जब तक हमारा नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, इंडिपेंडेंट इंडिया की नई गवर्नमेंट, ओके। उसके बाद इन्होंने कहा है कि क्राउन इज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी, ये बात गलत है। क्राउन जो है वो पूरा पिक्चर से ही निकल जाएगा 1947 के बाद। सो सी जो है ऑप्शन ये रॉन्ग है, इट इज़ नॉट द चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ओके, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वही चीज़ मैंने आपको बताई। उसके बाद है डी ऑप्शन कि गवर्नर जनरल जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेंगे इंडियन डोमिनियन के, ये चीज़ सही है, ओके, जब तक नया हमारी गवर्नमेंट वगैरह नहीं बन जाती तब तक गवर्नर जनरल रहेंगे, ये चीज़ सही है। सो गाइस मेरे हिसाब से ये जो है क्वेश्चन, इसका आंसर है सी कि क्राउन जो है वो अथॉरिटी नहीं रहेगी, यही असलियत थी और यहाँ पे लिखा है कि क्राउन रहेगी अथॉरिटी, इसलिए मुझे ये जो सी ऑप्शन है यही रॉन्ग लगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो गाइज अब अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है ना, इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, तो ही आपसे ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करी गई है, तो आप इसे लेजिस्लेटिव असेंबली से भी कंफ्यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ लिया और आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया ना, तो आपको शायद लेजिस्लेटिव काउंसिल समझ नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ इन्होंने लिख दी। सो अगर आपने इस टॉपिक को देखा होता तो आपसे ये आंसर बनता, अगर आपने इंडियन पॉलिटी की तैयारी करी थी, ओके। तो इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछे हैं। सो गाइज जिन्होंने भी इंडियन पॉलिटी की तैयारी करी है लक्ष्मीकांत से, उनको ये क्वेश्चन आना चाहिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लक्ष्मीकांत से। सो ये पर्टिकुलर बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल का, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ईजी है, ओके। तो ये एक मॉडरेट लेवल का लक्ष्मीकांत से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है।
सो पहली स्टेटमेंट है कि स्टेट ऑफ बिहार एंड तेलंगाना जो है उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सो गाइज ऐसे तो 6 स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इन्होंने बहुत ही स्मार्टली 2 स्टेट्स का नाम दिया है ताकि ये लोग ये चेक कर पाएँ कि आपको कितनी स्टेट्स का नाम याद है। ओके, तो और भी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो और देर आर स्टेट्स जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इवन ओडिशा के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकंड कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल मेंबर जितने हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो गाइज ये चीज़ जो है ये रॉन्ग है। सो यही आंसर हो गया, इतना तो हमें पता चल गया। लेकिन नेक्स्ट वालों को भी हमें समझना है क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको हमें बार बार समझना ही पड़ेगा। और जितनी बार भी ये आएगा पेपर में उतनी बार ही हमें इसे देखना है, बार बार पढ़ना है और समझना है, ताकि अगली बार हेल्प हो जाए, दूसरे किसी एग्जाम में हेल्प हो जाए। उसके बाद है सी ऑप्शन, 1/12 ऑफ ऑल मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग ऑफ लोकल बॉडीज एंड अथॉरिटीज़। इसको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो मैंने सोर्सेज रेफ़र किए, सो गाइज इसको आप चेक करोगे तो आपको कोई जो लीगल काम जैसे कि कुछ लीगल साइट्स होती हैं, ओके, जो जुडिशरी के बारे में या फिर जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे होते हैं, तो कोई ऐसा पेज खुल जाएगा गूगल पे, आप अगर इसको सर्च करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको डायरेक्टली वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो चीज़ें होती हैं वही छाप के बिल्कुल दी जाती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है एज इट इज़ सामने आता है। तो वहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि जो 1/12 ऑफ द मेंबर हैं शैल बी इलेक्टेड बाय द लोकल सेल्फ बॉडी, सेल्फ गवर्नमेंट, ऐसे कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो ये लोकल बॉडी एंड अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसी चीज़ को रेफर कर रहे हैं। हेंस ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है कि 1/12 ऑफ ऑल द मेंबर की 1/12 इंटू जितने भी हाउस की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, जितना आंसर आएगा उतने लोग लोकल बॉडीज और अथॉरिटी के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद फिर से 1/12 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ग्रेजुएट लोगों के द्वारा, जो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर रखी है उन लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे 1/12 ऑफ द पीपल जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट होने वाले हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है कि पंचायत के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको जो मिली है वो ये है कि पंचायत जो है 9th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। सबसे पहला स्टेटमेंट, चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत नीड्स टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट इन द पंचायत मीटिंग्स। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट ऑप्शन है कि स्टेट लेजिस्लेचर has the right to decide whether or not the office of chairman in the panchayat are reserved for the SC and ST or women. C option है, unless dissolved earlier every panchayat continues for a period of 5 years. उसके बाद है D option, state legislature may by law make provisions for audit of accounts of the panchayat. So अच्छा क्वेश्चन है ये भी डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से ही आया है। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन से शुरू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी कि जो MLA वगैरह होते हैं उनका जो हाउस होता है वो लोग डिसाइड करेंगे कि जो पंचायत का चेयरमैन है उसकी पोस्ट के लिए क्या हमें SC ST या औरतों में से कैंडिडेट को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है या नहीं। ओके, तो वो ऐसा क्यों है कि स्टेट लेजिस्लेचर को इसकी पावर मिली है, क्योंकि हर एक स्टेट की स्थिति अलग है। हर एक स्टेट में ऐसा नहीं है कि औरतों की हालत बहुत बुरी है। तो ये भी हो सकता है कि कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो, ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज़्यादा ऐसा हालात नहीं है कि औरतों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे वो ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं देंगे वुमेंस को। तो इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर्स को अपने हिसाब से वो तय करना है कि वो चेयरपर्सन ऑफ पंचायत वो किसको बनाएंगे और रिजर्वेशन होगी या नहीं होगी। उसके बाद है कि हर एक पंचायत जो है वो 5 सालों तक चलती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट उनको डिसॉल्व कर दे। जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है उसको भी डिसॉल्व किया जा सकता है जब उसकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। सेम ही है, 5 सालों के लिए पंचायत भी चलेगी जब तक उसे डिसॉल्व नहीं किया जाता, तो उससे पहले भी उसे डिसॉल्व किया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो गिवन। उसके बाद है डी ऑप्शन कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो भी पंचायत को फंडिंग वगैरह मिलती है उसकी ऑडिटिंग, यानी कि उनके जो हिसाब किताब है सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, कहीं से कोई ऐसा तो नहीं है लीकेज हो रही है या फिर कोई
कोई भी घपला चल रहा है या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है अनफेयर मीन्स वगैरह, वो सब चीज़ भी चेक कर सकती है गवर्नमेंट, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर उस चीज़ के लिए लॉ बना सकती है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। ओके, तो हमने जो भी ये स्टेटमेंट देखे ये सारे सही हैं। और ये वाला रॉन्ग है कि एक चेयरपर्सन जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि जो चेयरपर्सन है वो राइट टू वोट, पंचायत की मीटिंग्स होंगी तो उसमें वो वोट तभी करेगा, मतलब वो वोट इसलिए ही करता है क्योंकि लोग उसे चुनते हैं। ओके, तो ये चीज़ उन्होंने बोली है। सो गाइज ये आई वोंट से कि ये मेरा 100% सही मैं वो बता रही हूँ, लेकिन आई थिंक कि जो बाकी सारे स्टेटमेंट्स हैं ना वो बहुत ही वेल रिटन है, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं बी, सी और डी ये करेक्ट हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा डाउट ये ए वाले में हो रहा है, सो ए मे बी द आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि इस ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं जब एक मार्केट में दो कंपनियां हैं और वो दोनों सेम ही तरीके के प्रोडक्ट्स बेचती हैं लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं वो लोग। ओके, सो इसका एग्जांपल हो सकता है मैगी और कोई भी और नूडल्स, जैसे कि यिप्पी नूडल, टॉप रेमन हो। तो वो क्या करते हैं, बेचते तो एक ही चीज़ है लेकिन उनके ब्रांडिंग बहुत अलग होती है। कोई अपने आप को मैगी कह रहा है, कोई अपने आप को यिप्पी कह रहा है, बिल्कुल ही नाम में कितना बड़ा फ़र्क है, ऐसा लग रहा है जैसे दो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, तो ये जो चीज़ होती है इसको क्या कहते हैं, ये लोग आपसे पूछ रहे हैं कि जब दो फर्म्स, दो कंपनियां सेम प्रोडक्ट बेचती हैं लेकिन वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं। सो गाइस उसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस पोस्टुलेट्स that individual consumption in any period depends upon the resource available to the individual, rate of return on his capital and age of the individual। ये चीज़ बहुत ही मैच्योर है, और अगर आपको इकोनॉमिक्स अगर समझ आ रही है तो आपको ये समझ आएगी कि इसमें आप ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा हाइपोथेसिस है, यानी कि ऐसी कौन सा लॉ है जिसमें ये कहा जाता है कि एक पर्सन जो है उसकी कंजम्पशन, यानी कि वो क्या कंज्यूम करता है, कितनी चीज़ों का यूज़ करता है, वो डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो उस पर्सन के पास रिसोर्सेज यानी कि पैसा कितना है, दूसरा उसकी कैपिटल जो है, अगर उसने कहीं पे कोई पैसा लगाया है उसका रिटर्न कितना है, रेट क्या है उसकी रिटर्न का, उसके बाद उस पर्सन की एज कितनी है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, जब ये इन्होंने क्या किया है। सो गाइस अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो आई विल मेक इट इवन मोर ईजियर फॉर यू। इन्होंने एक पोस्टुलेट दिया है, ओके, एक हाइपोथेसिस दिया है और आपसे पूछा है कि इसका नाम क्या है। ओके, इसको डिफाइन करो, क्योंकि पहले भी इकोनॉमिक्स के फील्ड में इसको किसी ने डिफाइन किया है, देयरफॉर इसका एक नाम है और उस नाम को आपको आइडेंटिफाई करना है। सो गाइज यहाँ पे अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती तो भी आप ये चीज़ सोचिए कि एक पर्सन की कंजम्पशन यानी कि वो क्या यूज़ करता है, कौन से प्रोडक्ट एक दिन में, एक महीने में, एक साल में वो यूज़ कर लेता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करते होंगे। डेफिनेटली कितना पैसा है उसके पास इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे। दूसरा ये कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज कैपिटल, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा कि उसकी एज कितनी है। डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी राइट थिंग, ओके, कि एज के हिसाब से अगर कोई चीज़ हमें डिफाइन हो रही है तो वो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कहला सकता है। सो मैं ये नहीं कह सकती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को करेक्टली तुक्का मार सकते हो, ओके, तो ये आपको पता था तो ही आप कर पाते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जिनको नहीं भी आता होगा इकोनॉमिक्स वो भी इसको कर सकते थे, और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस इसका आंसर रिलेट अगर वो कर पाते तो आपका आंसर सही हो जाता। ओके, सो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट 4 में देखेंगे। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी and I'll see you in the next video. Till then, see you and take care.